चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। नमस्कार दर्शकों, चौपाल कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बात कराला डिजिटल इंडिया एक नए भारत की ओर बढ़ता कदम नामक विषय पर। देखो, पूरी दुनिया के माए जिस तरीके से तकनीक आई है और पूरी दुनिया तकनीक से सारे काम कर रही है, तो भारत को भी ज़रूरत महसूस हुई कि भारत में भी तकनीक का गांव तक विस्तार हो और सारे के सारे काम तकनीक से हो, लोगों का समय बचे। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम आज देश में, पूरे देश में चल रहा है, जिसमें हर सेवा ई गवर्नेंस जिसको कहते हैं वो एक ही प्लेटफार्म पर नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। पंचायत पे सभी प्रमाण पत्र आपके वहीं प्रमाणित हो जाते हैं और सभी काम डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या अन्य क्षेत्र हो। तो डिजिटल इंडिया में बैंकिंग एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जको डिजिटल इंडिया को सफल बनावा को एक आधार स्तंभ है। आज आप डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात कराला। डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात करवा के लिए आपने बीच में उपस्थित ही राम कुमार जागलान साहब। राम कुमार जागलान साहब यूनियन बैंक का राजस्थान का क्षेत्रीय महाप्रबंधक हैं। जागलान साहब, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जागलान साहब, डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, कैसे भारत में इसकी शुरुआत की ज़रूरत पड़ी, आप हमारे ग्रामीण भाई बहनों को बताएं। मिल साहब, हमारा देश बहुत ही विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है। संसाधन सीमित हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें भी संसार के साथ आगे कदम से कदम बढ़ाने हैं। जो डिजिटल इंडिया है या डिजिटाइजेशन है, उससे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे खर्चे को कम कर सकते हैं, कैसे हम एफिशिएंसी अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, कैसे पारदर्शिता ला सकते हैं, कैसे हम सरकार की सुविधाएं कम खर्च पर जल्दी से जल्दी भारत की आम जनता तक उसका फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। इसलिए 3 चीज़ों का समावेश करते हुए, यानी कि जन धन, आम आदमी का धन, आधार, जिसके लिए हमारे देश ने बहुत पहले काम कर लिया था, और मोबाइल जो टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसका जो फैलाव हुआ, उन सब का मिश्रण करके हमने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं हैं, व्यापार करने की जो सुविधाएं हैं, वर्दों को जो सुविधाएं हैं, जवान पढ़े लिखे बच्चों को लिए जो सुविधाएं हैं, वो हमने डिजिटाइजेशन के माध्यम से आम आदमी तक उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। और इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की। और जैसा आपने बताया, बैंकिंग यानी कि वित्त, फाइनेंस जो है, हर एक वर्ग के लिए अहम है, हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी है। हर एक कोई भी काम संपन्न करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका बैंकों के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो बैंकिंग में भी भारत के वित्त मंत्रालय और बैंकिंग विभाग ने जो ईज एजेंडा लेके, इनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोलते हैं, गुड गवर्नेंस जिसको का नारा था, उसके तहत ईज 1, ईज 2 और अभी हम ईज 3 एजेंडा में भारत के जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक हैं, PSU, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनके अंदर इसका मॉनिटरिंग हुआ और बहुत सारी नई तकनीकों के साथ में बहुत सारी सुविधाएं आम आदमी तक अब पहुंचने लग गई। अच्छा, तो जागलान साहब, बहुत बढ़िया बात बताई दर्शकान की पूरी दुनिया जिस तरीका में आगे बढ़ रही है, तो व्यापार और आम जनजीवन हर क्षेत्र में तकनीक के लिए ज़रूरी डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी।
तो वो डिजिटलीकरण को इस बैंकिंग में थे नई नई के सेवा और के बदलाव आयो के परिवर्तन आम जनता के लिए करो। देखिए, डिजिटाइजेशन के अपने माध्यम है। जहाँ तक भारत में बैंकिंग से लगभग सब जनता को जुड़ना पड़ता है। सबसे पहले जन धन के खाते खोले गए, उनको आधार से जोड़ा गया, आधार से जोड़ने के बाद में उसको मोबाइल से जोड़ा गया, और मोबाइल ऐप एक सभी बैंक अपनी अपनी मोबाइल बैंक लेके आई। उसको पाम बैंकिंग भी बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी बोलते हैं। तो वो मोबाइल बैंकिंग के तहत आप बहुत सारी सुविधाएं घर बैठे बैठे अपने मोबाइल, आपका पर्स हो गया है, आपका वैलेट हो गया है, उसी में आपका पैसा रहता है, उसी से निकाल के आप खर्च कर सकते हैं। किसी भी कॉमर्स कंपनी से आप सामान मंगवा सकते हैं, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, कोई और भी ट्रांजैक्शन, आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, व्यापारिक ट्रांजैक्शन भी मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। तो एक तो मोबाइल बैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर नई डेवलपमेंट हुई। एक QR कोड, आप व्यापारी हैं चाहे आप किसान हैं, आपने अपना सामान बेचने के लिए दुकान लगाई है या आप व्यापार कर रहे हैं, तो QR कोड से पैसा जो है आपके खाते में मोबाइल से आप पे कर सकते हैं। आपका ग्राहक पे करेगा, आप अपने खाते में वो पैसा पालेंगे। तो उससे क्या है, हमारी कॉस्ट कम होगी। एक तो जो हम नोट छापते हैं उसी का खर्च कम हो गया, उसको लेके आने जाने की कॉस्ट कम होगी, और ट्रांसपेरेंट भी हो गया। ऐसे ही सरकारी सेवाओं में भी उसका आ गया है, NEFT आ गया है, RTGS आ गया है, आप नेट बैंकिंग आ गया है, और हमारा जो डेबिट कार्ड है वो आ गया है, जो हमारा क्रेडिट कार्ड है वो आ गया है। हमारे डिजिटाइजेशन के तहत ही हमारे ATM भी आ गए हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, सड़कों पे घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गया है, सड़कों पे जो जाम लगते थे वो कम हो गए हैं, और जो भी सेवाएं हैं बैंक की, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो आपके खाते में आके जमा हो जाते हैं, और आप नज़दीक के बैंक से या ATM, बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ATM से आप पैसा निकाल सकते हैं, या यूँ मोबाइल से या नेट बैंकिंग से आप अपना वही पैसा खर्च कर सकते हैं। बैंक भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपने मान लिया हाउसिंग लोन लिया है या आपने कोई दूसरा लोन लिया है, तो आप एक बार में ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे, हर महीने मेरी ये किस्त जो है जाती रहे, तो आपको हर महीने किस्त भरने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल से अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से किस्तें भी हर माह आपके लोन में जाती रहेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमारे किसान भाई हैं, उनको पैसा चाहिए, या हमारे लघु उद्यमी हैं छोटे छोटे गांव में, या हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके सशक्तिकरण में भी उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज हो गया है। आप वहाँ से हम जो है किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का या किसान का लैंड रिकॉर्ड हम ले सकते हैं। जैसे हमारे बैंक ने US के यूनियन समृद्धि केंद्र के नाम से किसानों की मदद के लिए, जहाँ पे भी कृषि का ज़्यादा काम है या बहुत ज़्यादा उपज होती है, वहाँ पे हमने 20-25 ब्रांचेज को एक सेंटर से जोड़ दिया है। किसान के घर पे जाके उसका फ़ोटो ले लेते हैं, उसके दूसरे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड या राशन कार्ड की कॉपी ले लेते हैं, वहीं से हम ऑनलाइन भेज देते हैं, और उसकी ज़रूरत भी समझ लेते हैं, उसके खेत की विजिट भी हो जाती है, और उसका उधर से जो राजस्थान सरकार ने भू रिकॉर्ड का जो डिजिटाइजेशन किया है, हम वहीं पे बैठे बैठे उसके बैंकों को उसकी अप्रोच है, उसको ID मिली हुई है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो किसान को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, तो एक जगह सेंट्रलाइज जगह पे उसका हमारा लोन प्रोसेसिंग हो जाता है, सैंक्शन हो जाए। सिर्फ किसान को जाके लोन लेने के लिए अपना एक दिन बैंक में जाना पड़ता है, बहुत सारे चक्कर नहीं लगाने पड़ते जी। तो ये आम आदमी के जीवन पे इम्पैक्ट आया है। ऐसे ही जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने धन लक्ष्मी करके पोर्टल है, जिस भी बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए ऋण चाहिए या जिसके पेरेंट्स अपने पैसे से नहीं पढ़ा सकते लेकिन बच्चा होनहार है, तो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है।
ऐसे ही PSB 59 है, यानी कि अगर किसी भी लघु उद्यमी को या आपको मकान का लोन चाहिए, कार का लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो आप उस पर अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए, अपना इच्छा का बैंक डाल दीजिए जहाँ पे आपका अकाउंट, मैं उस बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, अच्छा, तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उस बैंक में चली जाएगी और वो बैंक आपको 59 इसका नंबर है, यानी कि 60 सेकंड से पहले आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, उसकी ट्रैकिंग होती है, उससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है। जो आप लोन लेने वाले शिकायत करते थे हमें समय से लोन नहीं मिलता, चाहे हमारे लघु उद्योग हैं या आम जन है, उन सब को तुरंत और समयबद्ध तरीके से लोन मिलने में इसका फ़ायदा हमको मिला है। अच्छी बात बताई आपने जागलान साहब कि ई बैंकिंग से किसान, युवा, ग्रामीण लोग पूरा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं हमारे ग्रामीण भाई बहनों को की तरफ से आपको पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण भाई बंधु किस तरीके से इन सेवाओं का उपयोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कैसे वो इसका उपयोग कर सकते हैं, कि कहाँ जाएं, कहाँ पे वो करें, अपने मोबाइल में करें, किस तरीके से इसका आप विस्तार करते हैं, वो कैसे उपयोग करें इसका? जहाँ तक हम सबसे पहले बुजुर्गों से शुरू करते हैं, जी, जो पेंशन धारक हैं, जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है, वो कैसे सुविधाएं ले सकती है। अभी भारत सरकार ने बैंकों में पर्टिकुलरली एक डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा लेके आई है। जो बुजुर्ग बहुत ज़्यादा उम्र होगी है और बैंक में जाके अपनी पेंशन भी नहीं निकाल सकते, अपना जीवन प्रमाण पत्र भी नहीं दे सकते, वो बैंकों में जाके बैंक के अपनी सर्विसेज जो उनकी चाहिए वो एक प्लेटफार्म पे डालेंगे, वो उस बैंक में जहाँ उसका खाता है वहाँ जाके हिट करेगी, वो वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट जाएगी और बैंक का अधिकारी जो है उस पेंशन धारक के या बुजुर्ग के घर पे जाएगा और उसको जीवन प्रमाण भी वहाँ से ले सकता है थंब इम्प्रेशन के थ्रू। अच्छा, और जो उसको सेवाएं चाहिए वो भी दे सकता है। अच्छी बात है जागलान साहब, हमारे बुजुर्ग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्रामीण युवा इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, उनके जीवन में इसका क्या उपयोग हो सकता है? देखिए, भारत सरकार ने जगह जगह पे भारत नेट के तहत कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर खोले हैं, जहाँ पे जाके आपको जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, कहीं पे लोन की एप्लीकेशन देनी है, पैसा जमा करवाना है, किस्त देनी है, या बैंकिंग सुविधाएं चाहिए, या किसी पोर्टल पे जाके 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कॉमन सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं। वहाँ जाके आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं, आपको सरकार का रेवेन्यू देना है वो दे सकते हैं, कोई भी पेमेंट रिसिप्ट आप वहाँ जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये तो पहुँच की बात होगी। अब आगे सुविधाओं की बात। जो युवा हैं, युवा को एक तो शिक्षा प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोजगार के लिए अप्लाई करना, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं, उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तीसरा जो है, अगर रोजगार शुरू करना है तो उद्यमी मित्रा पोर्टल है, उस कहीं से भी, चाहे आप अपने मोबाइल से भी उद्यमी मित्रा पोर्टल नेट खोल के आप वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन पे मैं ये व्यापार करना चाहता हूँ। उसके अलावा कोई नई खोज भी कोई बच्चा कर रहा है तो वो भी वहाँ पे नेट पे कितनी सारे प्लेटफार्म है वहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर उसका वाकई एक अच्छा वो है जी, प्रोडक्ट उसने बनाया है या टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन किया है, खोज की है, वो आम आदमी तक नहीं पूरे संसार तक उसकी पहुंच सकती है। और बहुत सारे बच्चे नई नई खोज करके अभी लेके आ रहे हैं। ये तो युवाओं के लिए बता रहे हैं आपने। अब जागलान साहब, महिलाओं का आपने पहले भी जिक्र किया, महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो किस तरीके से और ज़्यादा, जैसे स्वयं सहायता समूह का आपने जिक्र किया, वो कैसे इसका उपयोग कर सकती हैं? देखिए, नाबार्ड ने इस मॉडल को बहुत आगे लेके गया जी, जो बांग्लादेश से सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो एक महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत हुई थी और नोबेल प्राइज़ भी वहाँ के उनको मिला था जी, उन्होंने, नाबार्ड ने लगभग इसका डिजिटाइजेशन जो है पूरा कर दिया
मतलब जो भी पत्र, कागज पत्र हैं, आईडी प्रूफ है मेंबर्स के, या जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन वो आप सब में आपस में करते हैं, जो उनकी मीटिंग होती हैं, उनके जो बाई लॉज हैं, वो सारे के सारे सॉफ्ट फॉरम में नाबार्ड के प्लेटफार्म पर ई शक्ति करके पोर्टल पे अवेलेबल हैं। मेरे पास, मैं बैंकर हूँ, मुझे ये देखना है, मुझे इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस करना है, तो मैं उसके वहाँ से सारे पेपर ले लूँगा, और तो उससे समय बचेगा, कॉस्ट बचेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो महिलाएं अपना कोई भी उद्यम, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का कर सकते हैं, वीविंग का कर सकते हैं, सीविंग का, स्टिचिंग का कर सकते हैं, कोई भी काम करना चाहे तो उनको ये ट्रांसपेरेंसी और डिजिटाइजेशन होने से उनको जो है फाइनेंस को एक्सेस, पहुंच जो है आसान होगी जी। और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है PMJDY का, प्रधानमंत्री जन धन योजना। मैंने शुरू में जिक्र किया था, जन धन, आधार और पेन ना, ये मोबाइल जी। तो इन तीनों को मिला के एक ये नए युग की नई क्रांति आई है, जिसमें जहाँ पे कहीं पे भी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत उपयोगी है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई जागलान साहब। अब जैसे ये कोरोना महामारी पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट रहा, तो आपका ये डिजिटल बैंकिंग ने कोरोना महामारी के दौरान क्या भूमिका निभाई? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो जो आज आंकड़े हैं कोरोना इन्फेक्टेड आदमियों के या जनता के, ये कई गुना हो सकते थे। जी। करेंसी आप चेंज करते, इन्फेक्टेड आदमी से लेने वाला भी इन्फेक्ट हो जाता, फिर आपको फिजिकली जाने की जरूरत पड़ती। तो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी जो डिजिटाइजेशन की हुई है वो इस महामारी जो एक सदी के बाद आई है, 1919 में आई थी, उसके बाद 2020 में ऐसा आपातकालीन जो है जहाँ पे हेल्थ सेवाएं होगी हैं और जहाँ पे मोर्टेलिटी है और उसकी कोई रोकथाम नहीं है, तो इन्होंने फिजिकल कांटेक्ट इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं, मुझे आपको मिलना नहीं है लेकिन आपको पैसा मैंने दे दिया, आपने मेरे घर सामान भेज दिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद हुई है। मैं दुकान पे भी गया तो मास्क लगा के गया, मैंने आपसे सामान लिया और उसको आके मैंने डिसइंफेक्ट किया या उसमें सावधानी बरती, और मैं कोरोना की बीमारी को फैलाने में एक हथियार के रूप में या औजार के रूप में या साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो किसने रोका? डिजिटाइजेशन की जो क्रांति आई है, इसने उसमें बहुत मदद की है। जी, बिल्कुल सही कहा कि ये डिजिटल बैंकिंग ने कोरोना महामारी में भी लोगों की बहुत मदद की, उनको बीमारी से भी बचाया। बाकी समय और खर्चे की बचत तो होती है सब लोगों को इसके इस्तेमाल करने की। बहुत से लोग समाज में ऐसे कुछ गलतियां तो हमारी हो जाती हैं इसका उपयोग करते समय। कई बार समाज में ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं जो उपभोक्ता को डिजिटल बैंकिंग के इस्तेमाल के समय उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो कई लोग इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डिजिटल बैंकिंग जो है इसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? देखिए, जितने भी बैंक हैं हमारे देश के अंदर, वो रेगुलेटर से कंट्रोल होते हैं। हमारा रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और जो पेमेंट सिस्टम है वो NPCI कंट्रोल करता है। तो वो भी जो भी हमारे ऐप आते हैं या नए प्रोडक्ट आते हैं पेमेंट के, रिसिप्ट के, वो पूरी तरह से सिक्योर होते हैं, मतलब पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। उनका टेस्ट होता है, और आजकल तो RBI ने एक शॉर्टकट भी निकाला है कि जल्दी से जल्दी नया प्रोडक्ट आ जाए, तो आर्टिफिशियल एक एटमॉस्फेयर में उनकी टेस्टिंग हो जाती है, फिर छोटे एरिया में उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको पूरे देश में छोड़ देते हैं, देश में एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारे तरीके जो हैं सिक्योर हैं। इनमें कहीं पे 2 लेयर की सिक्योरिटी है, कहीं पे 3 लेयर की भी सिक्योरिटी है। 2 लेयर 3 लेयर की सिक्योरिटी क्या होती है, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपको एक तो अपना पासवर्ड, एक OTP और एक पिन नंबर, ये 3 आपको किसी से शेयर नहीं करने हैं, आपको किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। कोई बैंक, रिजर्व बैंक, कोई भी पेमेंट बैंक, भारतीय जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं जितने भी हैं, या प्राइवेट सेक्टर बैंक,
कोई भी किसी कस्टमर से उनके ये चीज़ें 3 चीज़ें नहीं पूछते, पिन नंबर नहीं पूछते हैं, एटीएम कार्ड नंबर नहीं पूछते हैं, पासवर्ड नहीं पूछते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, ये आप किसी के साथ भी, आपको बहुत सारी लुभावनी बातें करके ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो आपने किसी के साथ में साझा नहीं करना। सुरक्षित रहने का यही तरीका है। और कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, अगर आपसे कहीं पे आपने गलती की तो बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ में हो सकती है। तो मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है, अपना पासवर्ड, पिन नंबर और कार्ड नंबर किसी के साथ में भी आप साझा ना करें। आप सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। जी, आपने हमारे दर्शकों को सही बताया कि इसकी सुरक्षा को लेके हम सचेत रहेंगे तो हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह की डरने की बात नहीं है। तो दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे देश में बहुत से लोगों के पास जागरूकता नहीं है, जागरूकता को क्योंकि अभी तो आपकी ये डिजिटल बैंकिंग है, इसकी जागरूकता पूरे ग्रामीण इलाकों में नहीं फैली है। तो कैसे आप इसको फैलाने के लिए जागरूकता के क्या अभियान चलाते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, इसकी पहुँच को कैसे सुनिश्चित करते हैं? देखिए, जितने भी हमारे पढ़े लिखे ग्राहक हैं बैंकों के, जी, और जो मोबाइल बैंक नंबर जिनके पास है, उन पे हम लगातार डिफरेंट मौक़ों पे, अलग अलग मौक़ों पे और समय समय पर संदेश भेजते रहते हैं। वो लोकल लैंग्वेज में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है कि बैंक किसी भी ग्राहक से ये 3-4 चीज़ें कभी नहीं पूछता है और आप किसी के साथ साझा भी ना करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा करता है जी, और इस तरह से लोगों में अपने आप भी अवेयरनेस आ रही है। एक दुर्घटना के बाद में 100 आदमी सीखते हैं और 100 के सीखने के बाद में 1000 सीखते हैं। पहले से अवेयरनेस बढ़ी है। एटीएम पे भी यूज करते हुए किसी दूसरे के सामने आप अपना एटीएम यूज ना करें, बोलते हुए शर्माए नहीं कि मैं इसको कैसे बोलूँ, आप बाहर निकलो एटीएम से, मुझे पैसा निकालना है। तो यह सब चीज़ सावधानी अगर हम बरतेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। हमारे दर्शकों को आप कैशलेस लेन देन के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो इसको कैसे करें, किन किन कामों में कर सकते हैं, ये बताएं जागलान साहब। मैं सभी अपने ग्राहकों से और राजस्थान के सभी वासियों से प्रार्थना करूंगा, जितना भी कैशलेस लेन देन को हम बढ़ावा देंगे, हमारे देश के अंदर सुरक्षा बढ़ेगी, हमारे देश के अंदर खर्च कम होगा, हमारे देश को कम करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, जो नोट जो नए छापते हैं हम हर साल, पब्लिक सर्कुलेशन में कम होगा, करेंसी का डुप्लीकेशन बंद हो जाएगा। आपको जो नगद लेके आने जाने में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आप लेन देन के लिए, आप कोई भी सामान खरीदने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, हर घर में एक नया बच्चा है जो 10, 12, 15 साल का भी बच्चा है, वो आपकी सारी ट्रांजैक्शन कर सकता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपनी किस्त, अपने बिल ऑनलाइन भर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को आप रिचार्ज कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आने जाने का खर्च बचेगा, आपका समय बचेगा और जो आपका पेट्रोल और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्च होता है वो भी आपका कम हो जाएगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। उसी समय को, उसी कॉस्ट को आप दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और जब हमारी ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहेंगी तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो इन शब्दों के साथ में मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। उसमें मोबाइल बैंकिंग, भीम यूपीआई, भीम QR कोड, पोस्ट मशीन, एटीएम, बैंक में तो आप जाएं ही मत, कम से कम जाएं। सिर्फ लोन लेने के लिए जाएं या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप बैंक में जी, बिल्कुल। धन्यवाद जागलान साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बात बताई कि आप बैंक में कम से कम जाएं, समय का बचत करें, खर्च का बचत करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करें।
तो दर्शकों, आज हमें जागलान साहब आए और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक नए भारत की ओर बढ़ते कदम के लिए इतनी अच्छी अच्छी शानदार जानकारियां दी। तो सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत अब धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पधारे हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागलान साहब।